चलिए, आज आपका 10th का भूगोल स्टार्ट हुआ है। 10th का भूगोल में संसाधन के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है और आपदा प्रबंधन भी इसी में है। तो दे जानेंगे कि भारत में जो संसाधन पाए जाते हैं, वो किस-किस प्रकार के हैं, कौन-कौन से संसाधन हैं, हमारे लिए क्या उपयोगी हैं, संसाधन होते क्या हैं? और भारत के साथ-साथ स्पेशली हर एक स्टेट का तो उतना नहीं पढ़ेंगे। 10th के सिलेबस में हर एक स्टेट का तो डिटेल में नहीं है। लेकिन बिहार राज्य के हम सब हैं, तो बिहार राज्य में जितने भी संसाधन पाए जा रहे हैं, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं। तो उसी में से आपका सबसे पहला चैप्टर है क्या? भारत में जो संसाधन पाए जा रहे हैं एवं उसका उपयोग। टॉपिक इकाई 1 में स्टार्ट करता है संसाधन के बारे में, ठीक है? चलिए संसाधन के बारे में जानें। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि संसाधन होता क्या है? तो संसाधन के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आप ये समझें कि संसाधन जो भी चीजें दुनिया में जितने भी चीजें हैं या जो भी आपको दिखती हैं चीजें जो आपके कार्यों को आसान कर दे, जो भी चीज आपके कार्य को क्या कर दे, आसान कर दे, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो आप लिखने किताबी भाषा में बोलिएगा तो कैसे बोलिएगा? वे सारी वस्तुएं या जीव, वे सारी वस्तुएं या जीव जो मानवीय कार्यों को आसान कर दे, मानव के कार्यों को आसान कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, वो सारी वस्तुएं या जीव जंतुएं पेड़ पौधे कुछ भी हो जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, वो संसाधन कहलाएगा। जैसे जल, जल हमारे बहुत सारे उपयोग में आते हैं, इसका मतलब जल एक प्रकार का संसाधन है। हवा, हवा के वजह से हम जिंदा नहीं रह पाते, एक प्रकार का संसाधन है। जिस मकान में आप हम अभी जिस मकान से भी पढ़ा रहे, मकान एक प्रकार का संसाधन है। बकायदा जो इस मकान को बनाने वाला है मानव, मानव भी अपने आप में एक संसाधन है। सड़क पे आप चलते हैं, सड़क भी अपने आप में क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि सड़क हमारे कार्य को क्या कर देता है? आसान कर देता है। ठीक। तो संसाधन की परिभाषा, सबसे सिंपल परिभाषा आप क्या बताइएगा? संसाधन वे सारी वस्तुएं या जीव जंतु हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे या मानवीय कार्यों को आसान बना दे, वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। संसाधन की सबसे बेहतरीन परिभाषा यही है। अब संसाधन जो है किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा मेरुदंड माना जाता है। मेरुदंड का मतलब क्या? जैसे मानव मानव शरीर का पीछे की हड्डी है, जिसकी वजह से हम खड़ा है, स्टेबल है, ठीक है? इसीलिए मेरुदंड का मतलब इसीलिए क्या, अगर जो जिस देश की अर्थ संसाधन में कमी होगी, जिस देश में संसाधन की कमी हो जाएगी, वो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। जिस देश में संसाधन की कमी हो जाती है, वो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों? यह संसाधन नहीं होगा तो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि देश विकास नहीं कर पाएगा। तो विकास नहीं कर पाएगा, नया टेक्नोलॉजी वहां नहीं आएगा, नए संसाधन उपलब्ध नहीं, जो संसाधन है उनका उपयोग ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या? रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा, पैसा उसके पास नहीं आएगा। तो पैसा नहीं होगा तो नए चीजों को नहीं खरीद सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, इसके कारण से वो विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी भी देश में संसाधन को क्या माना जाता है? सामाजिक मेरुदंड माना जाता है, या किसी भी आर्थिक समाज का मेरुदंड माना जाता है। तो किसी भी देश का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो किसे? संसाधन को बोला जाता है। हो सकता है संसाधन में जीव हो, निर्जीव हो, दोनों प्रकार के आते हैं। तो इसीलिए जब आप देखिएगा बुक में तो लिखा रहेगा जैविक और अजैविक दोनों संसाधन में आते हैं। ठीक, दोनों संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आज आप देखिएगा संसाधन संसाधन के बारे में इतना आप लिख सकते हैं। अगर जो आपको एग्जाम में पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक लिख दीजिएगा और आपको अच्छा खासा नंबर दे देगा। 2 नंबरिया पूछेगा संसाधन से आप क्या समझते हैं, सिंपल सा सवाल पूछेगा। एक सवाल यदि पूछेगा एग्जाम में तो पूछेगा संसाधन से आप क्या समझते हैं, सिंपल सा सवाल पूछेगा। या संसाधन क्या, संसाधन से आप क्या समझते हैं, सिंपल सा सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 2 नंबरिया में यही पूछेगा और दीर्घ उत्तरीय में क्या पूछेगा वो आगे बताएंगे। लेकिन 2 नंबरिया में आपको यही पूछेगा संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या बोलिएगा? अब ये सिंपल सा लाइन लिखिएगा, वे सारी वस्तुएं जो
या वे सारी वस्तुएं या जीव जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर दे या मानवीय कार्यों को आसान कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक मेरुदंड माना जाता है। आर्थिक माने पैसे से रिलेटेड वाली बात। संसाधन जैविक अजैविक दोनों होते हैं। ठीक, जिस देश में संसाधन ज्यादा होता है वो देश की विकास करने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आप एक दुबई का एग्जांपल ले सकते हैं। देखा उसके पास है कुछ नहीं, सिर्फ संसाधन भरा पड़ा है जिसके वजह से आज इतना डेवलप कर रहा है, दुनिया में उसका बोलबाला है। ठीक, और इसमें कुछ बातें हैं। आज दुनिया में संसाधन से संपन्न देश बहुत आगे बढ़ गया है। यही बात अभी बोला गया, जो देश संसाधन से जितना ज्यादा संपन्न होगा उतना जल्दी विकास करेगा, क्योंकि उसके पास आर्थिक संपत्ति ज्यादा आएगी। संसाधन से विभिन्न राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दौड़ में पीछे रह गए हैं। मैंने संसाधन से विभिन्न राष्ट्र, मैंने बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो संसाधन के कमी के कारण समाज में पीछे रह चुके हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीछे रह सके। जैसे अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान को ले लीजिए, संसाधन की कमी है उनके पास, आज भी भूखा, खाने के लिए नहीं जुटता। उसी तरीके से ये भी है। तो जिसके पास जितना ज्यादा संसाधन होगा वो उतना ज्यादा विकास करेगा। अमेरिका को देख लीजिए, संसाधन भरे पूरे हैं। रूस को देख लीजिए, संसाधन भरे पड़े हैं, कितना ज्यादा डेवलप है। इन सब जगहों के पास संसाधन है। पेट्रोलियम के खदान वगैरह हैं, पेट्रोलियम के खदान वगैरह हैं, तो इसका मतलब संसाधन है अच्छे खासे। उसके बाद जिम्मरमैन एक भूगोलविद है जिन्होंने अपनी परिभाषा दिया है और इन्हें अच्छी लाइन बोली है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब इस लाइन को समझिए, ये बोलना क्या चाह रहे थे। जैसे मान लीजिए, हम एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लो कोई सोने की खदान कहीं हो और किसी व्यक्ति को पता नहीं हो कि वो सोना है, तो किसी काम की नहीं, मिट्टी के समान पड़ा हुआ, वो मानवीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर ही नहीं रही है। कर ही नहीं रहे तो वो संसाधन में गिनती नहीं आएगी, वो तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब वो कहते हैं कोई भी चीज संसाधन होता नहीं है, वो बनते हैं। बनते हैं मतलब क्या? सॉरी, बनते हैं मतलब क्या? संसाधन, जब कोई चीज, कोई वस्तु है या कोई जीव है, जब उसको उपयोग में लाएंगे तभी वो संसाधन कहलाएगा, अन्यथा वो संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए ये जिम्मरमैन का कहना भी इनका क्या है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं क्या होते हैं, बनते हैं। तो बकायदा एग्जाम में लिखने के लिए आपको इतना और लंबा लिखना होगा तो यहां तक लिखना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था, तो आप इनका नाम ऑब्जेक्ट ऑप्शन खोज के मार दीजिएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये आपकी पहली लाइन थी संसाधन के बारे में। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया उम्मीद है। एक सवाल यहाँ से जनरेट होता है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। लिखना कितना है, इतना ही लाइन लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। एग्जाम में 2 नंबर ही देगा, ज्यादा नहीं भरना है। हो सके अगर जो ज्यादा भरने का शौक है तो ये लाइन लिखिएगा, ये लाइन नहीं लिखिएगा। ठीक, ये लाइन सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने बोले थे, तो किसने लिखे बताए थे, ये जिम्मरमैन की परिभाषा थी, संसाधन की परिभाषा दिए थे ये जिम्मरमैन। ठीक, तो ठीक है, इतना बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। संसाधन जो होते हैं, अब बिना संसाधन का हमारे देश में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता। अब देखिएगा, संसाधन जो है सजीव भी हो सकते हैं। क्या क्या बोला गया, अब उस बात को समझिएगा। संसाधन सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। सजीव भी, निर्जीव भी। सजीव में कौन कौन से आ जाएंगे? पौधा। पौधा भैया कैसे संसाधन होगा, इस बात को समझाइए। आप उनसे फल लेते हैं, उपयोग के लिए फूल लेते हैं, घर बनाने के लिए या पलंग बनाने के लिए लकड़ी लेते हैं। इसका मतलब क्या, ये आपके यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि ये आपके यूज में आ रहा है तो इसका मतलब क्या, अगर जो ये आपके यूज में यदि आ रहा है तो ये एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। चलिए, अब दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से, यह एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। निर्जीव में क्या, जैसे मान लीजिए बस आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहा है, ये निर्जीव में आ गया। सड़क, सड़क ठीक ठाक रही तो आप अच्छे से घर तक पहुंच सकते हैं। मकान, मकान अच्छी खासी है, मकान रहने के लिए। स्कूल, स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये आपको शिक्षा ग्रहण करने का जगह है। ये सारे के सारे क्या है, संसाधन है। मोबाइल भी आपके कार्यों को उपयोगी बनाता है, किसी से बात करने में, कोई चीज वीडियो वगैरह देखने में, जो ये आप देख रहे हो वो भी फोन में ही देख रहे होंगे, तो मोबाइल भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। ठीक,
अब तो आप आसानी से संसाधन को समझ जाइएगा, निर्जीव और सजीव दोनों इसके पास है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए क्या, जैव जो हम बोले थे यही हो गए, और अजैव जो बोले थे ये हो गए, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब आगे हम बढ़ सकते हैं। अब जब संसाधन के बारे में जान गए तो थोड़े संसाधन के वर्गीकरण के बारे में जानिए। संसाधन होते कितने प्रकार के, संसाधन होता क्या, आप तो ये बात जान गए, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति जो कर दे वो संसाधन है। अभी इनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है, अलग अलग तरीके से बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, इन तरीकों से। उनमें से सबसे पहला है संसाधनों का वर्गीकरण, हेडिंग है उनमें से सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, किन के आधार पे बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के बांटा गया, एक हमारा जैव है और दूसरा अजैव है। इसी प्रकार से देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भैया जैव क्या संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है, इस बात को समझाइए। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण करें। ठीक है, तो आप सिंपल सा क्या बोलिएगा, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संसाधन कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन। जैव संसाधन वैसे संसाधन को बोला जाता है जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव मंडल का मतलब क्या, सजीव वाले जगह से। जैसे सजीव लक्षण लक्षण रखने वाले जितने भी जीव हैं, उनसे यदि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन कहलाएंगे। और जैव संसाधन क्या, ऐसा संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें अजैव मंडल से होता है। अजैव मंडल कहने का मतलब क्या, निर्जीव से अगर जो आपको यदि प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएंगे, अजैव संसाधन कहलाएंगे। तो स्पष्ट समझ गए होंगे, जैव संसाधन जिनके पास जान हो, सजीव वाले संसाधन जैव संसाधन। अजैव अजैव संसाधन जिसके पास जान नहीं हो, निर्जीव वाले लक्षण रखने वाले जो है किस में आएंगे, अजैव संसाधन में आएंगे। तो आप बता सकते हैं, एक पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी आपका एक प्रकार का संसाधन है, किस में आएगा, अजैव में आएगा। लेकिन अपना सब खुद एक मानव अपने आप में एक संसाधन है, किस में आएंगे, जैव में आएंगे। पौधा किस में आएगा, जैव में आएगा। वही कोयला किस में आएगा, अजैव संसाधन में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, पौधा किस में आएगा, जैव संसाधन में। मानव किस में आएगा, जैव संसाधन में। कोयला किस में आएगा, अजैव संसाधन में। तो वही बात यहाँ भी लिखा हुआ, ऐसे संसाधन की प्राप्ति किस मंडल से होता है, जैव मंडल से होता है। सजीव लक्षण वाला है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, जंतु, ये सब के सब कैसे मंडल से आए हैं, जैव मंडल से आए हैं। इसका मतलब ये कैसे संसाधन है, जैव संसाधन है। दूसरा देखो यहाँ लिखा हुआ अजैव संसाधन, ऐसे संसाधन की प्राप्ति अजैव मंडल में होता है, या अजैव मंडल से होता है। में नहीं से, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, में नहीं से। कहीं कुछ कुछ गड़बड़ थोड़ी टाइपिंग है, हम सुधारते चलेंगे, आप लिखते समय उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक, ये निर्जीव लक्षण वाला होता है। ठीक है, ये ये एवीज नहीं लिखा हुआ, खनिज लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्या है, खनिज। जितने भी खनिज है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, ये सब खनिज हैं जो आपको निकलते हैं जमीन, धरातल से, जमीन के अंदर से। तो ये सब खनिज अयस्क के रूप में निकलते हैं। खनिज अयस्क कब बोलते हैं, वो साइंस में आपको बताए होंगे, खनिज को अयस्क कब बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सेट्रा वगैरह ये सब किस में आते हैं, अजैव संसाधन है। उम्मीद है कि आप जैव संसाधन और जैव संसाधन समझ गए होंगे। नॉर्मल ठेठी भाषा में, आसान भाषा में याद रखना चाहते हैं तो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के, जैव संसाधन और जैव संसाधन। जैव संसाधन जिसमें जान हो, सजीव वाला, और अजैव संसाधन जिसमें जान नहीं हो, निर्जीव वाला संसाधन। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, ये था किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, दो प्रकार के, जैव और अजैव। चलिए नेक्स्ट है उपयोगिता के आधार पे, उपयोगी के आधार पे। अगली प्रक्रिया किसके आधार पे है, उपयोगी के आधार पे। अब जनरली उपयोगी के आधार, उपयोग करने के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। उपयोग करने के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन सवाल है, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन सवाल है। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब इसको समझेंगे अपना सब। चलिए, क्या बोला गया, उपयोग के आधार पे, किसके आधार पे बोला गया, उपयोग के आधार पे। उपयोग के आधार पे कितने प्रकार के बोला गया, दो प्रकार। सबसे पहला नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय। और दूसरा कौन सा बोला गया, अनवीकरणीय।
ये बहुत ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, मैंने थोड़ा सा एक समझिए, दूसरा खुद याद हो जाएगा। ठीक। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को बोला जाता है जिनकी पुनः पूर्ति तुरंत संभव हो, पुनः पूर्ति तुरंत हो सके। जैसे मान लीजिए हवा, श्वसन क्रिया में आपने लिया, क्या तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वायुमंडल में? मिल रहा। हवा भरा पड़ा है, इसकी पुनः पूर्ति संभव है। पानी है, पानी फिर कुएं से, नल से लिए, कुआं से निकाले, फिर मिल गया। सूर्य के प्रकाश, अब देखिए आज यूज किए, कल भी आपको मिलेगी। हमेशा आप कितना यूज कीजिएगा? सनलाइट यूज कीजिए। तो ये जो है वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति संभव हो, ज्यादा समय ना लगे, वैसा संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति संभव हो, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जिसकी पुनः पूर्ति हो सके वो संसाधन क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन। और वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं हो, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? और नवीकरणीय संसाधन। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं नवीकरणीय संसाधन का। नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे सनलाइट, क्या? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक प्रकार का कैसा संसाधन है? सूर्य प्रकाश एक प्रकार का कैसा संसाधन है? नवीकरणीय। हवा कैसा है? पानी कैसा है? ये जो तीन मुख्य एग्जाम्पल हैं, ये कैसे एग्जाम्पल हैं? नवीकरणीय संसाधन, इनकी पुनः पूर्ति संभव है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में क्या बोलिएगा? जिनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। कोयला, कोयला एक बार आप जला दीजिए तो कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। पढ़े होंगे कोयला बनाने की विधि। कोयला कैसे बनते? कोयला कोयला एक प्रकार का क्या है? खनिज है। बनता कैसे है? जब मान लो कभी भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, किसी कारण से धरातल धस जाए, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु लाखों करोड़ों वर्षों तक दबे रहते, धीरे धीरे दबते 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 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? कोयला में कन्वर्ट, जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो क्या पुनः पूर्ति संभव है? नहीं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी उसी प्रकार से है। आयरन, ये सब क्या है? इनके बनने में बहुत समय लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। तो ऐसे संसाधन कैसे संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कैसे संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। उम्मीद है ये उपयोग के आधार पे आप समझ गए होंगे। उपयोग के आधार पर भी ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन में क्या बोला गया? वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं, ये संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। कौन सी ऊर्जा है? नवीकरणीय संसाधन है, तुरंत तुरंत मिल जाएगा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। और दूसरा लिखा अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अब इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव भी सवाल यहाँ से बनता है बोर्ड के लिए। ये बिहार बोर्ड के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सवाल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? एग्जाम में कभी कभी कहता है नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखे, तो सब्जेक्टिव में पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में दो, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। अब उम्मीद है कि आपको नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले, स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे देखते हैं? स्वामित्व के आधार पे देखते हैं। स्वामित्व का मतलब क्या? स्वामित्व लिखा हुआ है तो याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पे। स्वामी, स्वामित्व मतलब समझिए, स्वामी, स्वामी का मतलब क्या? मालिक। स्वामित्व का मतलब क्या? मालिक। भाई अभी संसाधन का मालिक कौन है, उसके आधार पे बांटा गया। पहले बांटा गया कि भैया जन्म कैसा हुआ, निर्जीव व्यक्ति है या सजीव, सजीव सजीव संसाधन है या निर्जीव संसाधन है, उसके उसके आधार पे दो भाग में बांट दिया, जैव संसाधन और जैव संसाधन। फिर किसके आधार पे बांटा? बोला भाई पुनः पूर्ति संभव है कि नहीं संभव है, उसके आधार पे।
नवीकरणीय संसाधन या परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति संभव हो, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और नवीकरणीय में ये भी लिख सकते हैं, वैसा संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं हो। ठीक है, ये परिभाषा शॉर्टकट है, और जो अभी दिखाया गया था वो थोड़ा लेंदी है, तो आपको जो याद रखे उनको रखिए, जो एग्जाम में दोनों सही है, एग्जाम में आप जो लिख सकते हैं, लेकिन पूछेगा इस बार जरूर याद रखिएगा। तो स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिक। इसका मालिक कौन है भाई? इस संसाधन जो यहाँ पड़े हुए हैं, जो इसका यूज करेगा वो कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका मालिक कौन है? तो मालिकाना हक के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे संसाधन को टोटल 4 वर्गों में बांटा गया। क्या बोलिएगा? मालिकाना हक के आधार पे, मैंने स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। सबसे पहला कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन। सबसे पहला कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन। चलिए, ये 4 प्रकार के। सबसे पहला निजी संसाधन, ये किसका है? सबसे पहला क्या? निजी संसाधन। फिर सामाजिक संसाधन, ये किसका है? किस समाज का है? या इसी को बोलते हैं सामुदायिक संसाधन, किस समुदाय का है? फिर राष्ट्रीय संसाधन, किस देश का अधिकार है? फिर अंतरराष्ट्रीय संसाधन आ गया, इंटरनेशनल वाले, इस पे लगभग देशों का अधिकार होता है। किस किस देश? 2 से 3 से ज्यादा देशों का यदि अधिकार है उसके ऊपर, तो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके आधार पे बांटा गया है? मालिक के आधार पे, मालिकाना हक के आधार पे, इसका मतलब स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामाजिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो देखेंगे कि करके, सबसे पहला निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, इस बात को समझिए। अब वैसे संसाधन जिस पर किसी केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे मान लो हम कोई कोचिंग संस्था चला रहे हैं, उसका मालिक यदि हम हैं, तो इसका मतलब क्या? उस कोचिंग संस्था पर मेरा अधिकार है। इसका मतलब वो कैसा संसाधन हुआ? व्यक्तिगत। जैसे हमारा घर है, वो हमने बनवाई है, उसमें हम रह रहे हैं, इसका मतलब वो हमारा घर है, इसलिए वो हम उस पे पूरे समाज का अधिकार नहीं है, पूरे गांव वाले का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो व्यक्तिगत संसाधन है हमारा। जैसे मान लो हमने गाड़ी ली, गाड़ी तो हमारे नाम से हमने खरीदी है, इसका मतलब क्या? वो पर्सनल अधिकार है। तो कैसा संसाधन हो गया? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ठीक, तो वही लिखा होगा, ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे निजी संसाधन का बोलते हैं या व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। जैसे घर हो गया, घर में यदि आपका कुआं है, सामाजिक कुआं भी होता है, लेकिन जो घर में आपका कुआं, कार, बगीचा वगैरह जो अपना बनाए हुए हैं, कार वगैरह जो खरीदे, मोटरसाइकिल वगैरह खरीदे हैं, ये सब ये सब जो होते हैं किसके आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं या निजी संसाधन में अंतर्गत। इसी को बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन का ही दूसरा नाम है क्या? निजी संसाधन। ठीक, समझ में आ गया? सिंपल, एक लाइन में याद रखेंगे, जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, वह संसाधन कौन सा संसाधन कहलाएगा? निजी संसाधन। चलिए, दूसरा है सामुदायिक संसाधन। इसका दूसरा नाम नहीं लिखा हुआ। सामुदायिक संसाधन को सामाजिक संसाधन याद रखिएगा, जिससे कि आपको सुविधा होगा बनाने में। अब होता क्या है? वैसे संसाधन जिस पर किसी पूरे समुदाय का अधिकार हो, या पूरे गांव का अधिकार, या पूरे समाज का अधिकार हो। कोई एक ऐसा समाज हो, जैसे मान लो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, जिसपे सभी का अधिकार हो, या कोई जाति के आधार पे बांट के किसी एक जाति का अधिकार हो, या गांव के आधार पे बटा हुआ। जैसे मान लो एक अपने अपने गांव में बैठकी बनाने के लिए बंगला बनाया, क्या किसी में एक व्यक्ति का बाराती ठहरेगा? नहीं। गांव में यदि बाराती आती है तो किसी भी जाति का हो, सबका वहां बाराती ठहरेगा, गांव वाले के लिए बनाया गया, उस पर सारे गांव वाले का अधिकार है। तो वो किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए देखना, जब घर गांव में एक ऐसा मकान बनेगा ना, कहीं कहीं लिखा रहे सामुदायिक भवन, इसका मतलब वो किसी के बाप की नहीं है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है, वो पूरे गांव जो वहाँ वहाँ के जो समुदाय है, वे पूरे समुदाय का अधिकार है। इसलिए उस भवन के ऊपर में लिख देता है सामुदायिक भवन। ध्यान देना, जब भी जाओगे कहीं तो ध्यान देना, कहीं कहीं लिखा रहता सामुदायिक भवन। इसका मतलब वो इंडिकेटर है कि वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज का। ठीक है, चलिए, तो सामुदायिक संसाधन मतलब सामाजिक संसाधन, उस पर सभी का अधिकार। तो वही लिखा होगा, ऐसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय या गांव वाले का, देखो यहाँ गांव लिखा हुआ, गांव वाले का अधिकार हो, गांव वाले का अधिकार हो, उसे कौन सा? सामुदायिक संसाधन या सामाजिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मंदिर में किसी एक व्यक्ति का अधिकार है? नहीं, हर एक जाति का लोग उसमें जाता है। ठीक, मस्जिद, किसी एक मुस्लिम है जो ऐसा, मुस्लिम में कोई ऐसा एक जाति है जिसका अधिकार हो, या किसी एक व्यक्ति का मस्जिद है? नहीं, सब कोई जाता है नमाज पढ़ने के लिए। पार्क, पार्क में क्या हिंदू मुस्लिम अलग अलग जाता है?
क्या एक जाति का जाता है? कोई एक व्यक्ति जाता है? नहीं। जिसको टिकट कटती है 5-10 रुपए की, कटवा लिया, चले गए, हर एक कोई चले जाते हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है? तो इसमें पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरा समाज यूज करता है इस संसाधन का। तो ऐसे संसाधन ये समाज पूरे समाज के लिए उपयोगी होता है, समुदाय हर एक समुदाय इसका यूज कर सकता है। लेकिन वही आपकी कार कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है बिना परमिशन के। इसका मतलब क्या, वो आपका क्या है, निजी संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। तो सामुदायिक क्या, पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे मंदिर, मस्जिद, पार्क, समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन है, या निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत संसाधन है या निजी निजी संसाधन है। ठीक, यह पूछ सकता है। स्वामित्व के आधार पे इनके प्रकारों का वर्णन करें। दो हो गए। चलिए, अब दो ये हैं, एक है राष्ट्रीय संसाधन और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। 3 नंबर है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, इस बात को समझिए। वैसा संसाधन जिस पर किसी देश या राष्ट्र का सिर्फ अधिकार हो। वैसा संसाधन जिस संसाधन पर किसी देश या राष्ट्र, जैसे हम भारत राष्ट्र में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, जिस देश पे सिर्फ जिस संसाधन पर किसी देश का या राष्ट्र का अधिकार हो, वह संसाधन क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे मान लो कोई नेशनल हाईवे बनाया हो, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। जैसे मान लो कहीं कोई नेशनल हाईवे बनाया हो, नेशनल हाईवे बना हुआ था, क्या उस पे किसी एक राज्य का व्यक्ति चलेगा? नहीं। किस राज्य का गाड़ी किस राज्य में प्रवेश करता है, ट्रक लदा हुआ, इसका मतलब उसका हर कोई यूज कर रहा है। मान लो कोई सरकारी कंपनी, रेलवे, क्या उसको वो पैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेजते हैं? नहीं, लेकिन अपने देश का तो है, पूरा देश उसका यूज करता है। कोई ऐसा है कि इस देश का व्यक्ति ट्रेन में नहीं चलेगा, उस राज्य का व्यक्ति ट्रेन में, देश नहीं, उस राज्य का व्यक्ति ट्रेन में नहीं चलेगा, बिहार का चलेगा, उत्तर प्रदेश का नहीं चलेगा। बिहार का ट्रेन यूपी तक, यूपी जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, सब शहरों में जाता है, सब राज्यों में जाता है। क्या कोई मना करता है? नहीं। क्यों? कौन सा संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग राष्ट्र के हर एक लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय संसाधन क्या बोलेगा? ऐसा संसाधन जिस पर किसी देश या राष्ट्र का अधिकार हो, तो वह संसाधन कौन सा संसाधन कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे ट्रेन, ट्रेन एक प्रकार का राष्ट्रीय संसाधन है। ये एवी नहीं, खनिज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? खनिज। टाइपिंग थोड़ी सी नहीं ठीक हो पाई है, थोड़ी सी भी गड़बड़ है, ज्यादा नहीं है। खनिज, सरकारी सरकारी कंपनियां वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह, डाक भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। ये सब कैसे है? राष्ट्रीय संसाधन, इसमें पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं वैसे संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो, वह संसाधन कैसा कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, कुछ ऐसे भी हैं जिन पे पूरा विश्व का अधिकार होता है। चंद्रमा पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता नहीं है, सबका अधिकार है, जो पहुंच जाए वही तुम्हारा हो गया। ठीक है, सूरज पर किसी का अधिकार है? नहीं। समुद्र में भी ऐसा होता है, समुद्र में भी कुछ क्षेत्रों तक अधिकार होता है, बाकी जिनके जिनके किनारे में पड़ते हैं सबको अपना अपना अधिकार जमाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो तट होती है, तट से 200 किलोमीटर तक देश की संपत्ति मानी जाती है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय घोषित कर दी जाती है। समुद्र किनारे से 200 किलोमीटर तक के, उसके बाद जो भी है सब सरकारी घोषित हो जाते हैं। और उस क्षेत्र को हम जानते हैं अपमार्जित आर्थिक क्षेत्र के नाम से। किसी तटरेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है, आर्थिक क्षेत्र में अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। अब सवाल ये उठ जा रहा है, एक बार एग्जाम में अपमार्जक क्षेत्र भी पूछ दिया, अपमार्जक क्षेत्र से आप क्या समझते? गड़बड़ लिखा हुआ ठीक है, अपमार्जक या अपवार्जक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब वैसा क्षेत्र जो समुद्री तटरेखा से 200 मीटर 200 किलोमीटर तक की दूरी, 200 न्यूटिकल मील या किलोमीटर अनुमानता चेक कर लीजिएगा, यहाँ किलोमीटर टाइप कर दिया गया। ठीक है, 200 है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां तक की जो दूरी होती है, वो जो दूरी होती है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब उसमें जो भी खनिज या संसाधन मिलते हैं, अब वो राष्ट्र यूज करेगा। उसके बाद की जो जमीनें हैं, उनकी बाद की जो समुद्र वाले जमीनें तो है नहीं, वो पानी भरा हुआ है, तो जो बाद की जो पानी भरा हुआ क्षेत्र है, वो राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन घोषित हो जाते हैं, वो राष्ट्र के अंदर में नहीं आते हैं। तो आप समझ चुके होंगे किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे हमने 4 प्रकार के बोला। निजी संसाधन, किसी एक व्यक्ति का अधिकार, सामुदायिक संसाधन, पूरे समाज का अधिकार, राष्ट्रीय संसाधन
पूरे देश का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पूरे विश्व का अधिकार। ठीक, अगला देखिएगा, अब किसके आधार पर है? विकास के आधार पे। अभी हमने 3 के आधार पे पढ़ा। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पे पढ़ा। अभी आपको याद होगा किसके आधार पे पढ़े थे? उत्पत्ति के आधार पे पढ़े थे। फिर उपयोग के आधार, उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के जैव, उपयोग के आधार पर भी 2 प्रकार के, नवीकरणीय और नवीकरणीय, और फिर स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार के, निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संसाधन, टोटल 4 प्रकार के। अब किसके आधार पे? विकास के आधार पे। संसाधनों का विकास किस तरीके से हुआ है, इसके आधार पर भी कितने प्रकार के बांटा गया है? 4 प्रकार का बांटा गया होगा। इसके आधार पर भी कितने प्रकार से बांटा गया? 4 प्रकार। तो बोल सकते हैं कि विकास के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। ठीक, 4 प्रकार से बांटा गया। सबसे पहला संभावित संसाधन, नाम में यह स्पष्ट है, संभावित। संभावित संसाधन क्या होता है? संभावित संसाधन या संभाव्य संसाधन लिखा रहता है, नाम में ही स्पष्ट लिखा हुआ संभावना। ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो, मैंने वहां प्रेजेंट हो, जिसे उपयोग में लाने की संभावना हो। लाए नहीं है, संसाधन वहां मौजूद है, हम जान रहे इस बात को, लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं लाए हैं, लाए जाने की संभावना है, तो इसी संसाधन क्या कहलाते हैं? संभावित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र में माना जा रहा है कि बहुत सारा खनिज है, लेकिन अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, नहीं उपयोग कर रहे हैं, लेकिन संभावना है कि इसका उपयोग किया जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो, जिसे उपयोग में लाने की संभावना होती है, उसे कौन सा संसाधन कहलाता है? संभावित संसाधन। वही लिखा हुआ, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो और जिसका उपयोग में लाने लाने की संभावना हो, वह क्या कहलाते हैं? संभावित संसाधन कहलाते हैं, हिमालय क्षेत्र की खनिज। दूसरा है विकसित संसाधन। अब भैया विकसित संसाधन क्या होता है? ये देखिएगा, चारों बताएंगे, चारों में हल्का हल्का सा का डिफरेंट है, बाकी सब कुछ कॉमन है। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनके सर्वेक्षण जिनके सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित हो चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा, संभावना था, अभी हमने उसका सर्वेक्षण वगैरह नहीं किया, संभावना है कि वहां खनिज है, भविष्य में होने उपयोग में करने की संभावना है, अभी हमने नापा नहीं है कितना मटेरियल है, निकाला नहीं है, वो संभावित संसाधन है। अब हम जान गए हैं कि यहाँ संसाधन है, हमने सर्वेक्षण भी करवा लिया है, और गुणवत्ता और मात्रा हमको क्या था? पहले से निर्धारित हो चुका था। तब जो संसाधन कहलाते हैं, कैसे संसाधन कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। वो संसाधन कैसे संसाधन कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। दोनों में अंतर समझ गए होंगे। पहला कितना मात्रा में है, अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, संभावना है कि यहाँ भरा पड़ा है, उपयोग में नहीं आ रही है, वहां है, बस ये जानना है। तो ये संभावना है भाई कि वहां संसाधन है। जैसे अनुमान लगाते हो, चलो गाछी उछी जाते हो तो अनुमान लगाते हो, चलो गाछ में आम होगा, इसका मतलब वो संभावना होगा कि नहीं होगा, भगवान मालिक। हो सकता है, मैंने अनुमान था लगभग सही है, कुछ तो हिंट मिला होगा, तभी तो संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं। तो उसी तरह से संभावना है, अभी सर्वेक्षण हुआ नहीं है, तो संभावित संसाधन। सर्वेक्षण हो गया है, गुणवत्ता और मात्रा डिसाइड हो चुका था, तो ये संसाधन कैसा कहलाता है? विकसित संसाधन। अगला होता है संचित कोष संसाधन। अब देखिएगा, और चौथा होता है भंडार संसाधन। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे वो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंट था, उसी तरीके से इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखने में लग रहा होगा सेम, संचित कोष संसाधन और भंडार संसाधन देखने में लग रहे होंगे सेम। तो संचित कोष संसाधन ऐसे संसाधन ऐसे संसाधन भंडार भंडार संसाधन के ही अंश हो, जिसकी उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मैंने संचित कोष संसाधन, मैंने हम ये जान रहे हैं कि हम इतना जमा करके रखे हैं, इतना हमारे पास संसाधन है, हमने ये अनुमान लगा चुके हैं,
एक प्रकार से कहो भंडारित ही रखा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो संसाधन कहलाता है संचित कोष संसाधन। भंडार संसाधन ऐसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है लेकिन तकनीक के अभाव में भंडारित संसाधन के रूप में रखा हुआ, तकनीक के अभाव में भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से आप समझ पाइएगा, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल चाहिए। पानी, पानी हम जान रहे हैं कि हमारे पास पानी है, उसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कोरोना में उतना लोग ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे थे। क्या हम नहीं जान रहे हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है? लेकिन अलग तो कर सकते थे, निकाल सकते थे, लेकिन तकनीक का अभाव। तो एक प्रकार का भंडारित संसाधन है हमारे पास, जिस दिन टेक्नोलॉजी आएगी उस दिन हम क्या कर लेंगे, यूज करने के लिए। ऐसे बहुत चीजें हैं जो जिनमें है संसाधन भरे पूरे, लेकिन हम भंडारित देख रहे हैं, लेकिन तकनीक नहीं है तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में अंतर फिर से समझिएगा। तकनीक के अगर जो मिल जाएगा तो वही लिखा, ऐसा संसाधन जो भंडार संसाधन के ही अंश हो, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन तत्काल उपयोग नहीं है। मैंने संचित कोष संसाधन में इसका मतलब क्या, मेरे पास भंडारित है, मेरे पास तकनीक भी है, लेकिन अभी हम तत्काल यूज नहीं कर रहे हैं, रखे हुए। जैसे घर में सोना जो रखा हुआ है, आराम से मम्मी बक्सा में बंद करके सोना रख देती होगी, वो जो है तुम्हारा संचित कोष संसाधन। क्या है? संचित कोष संसाधन। लेकिन ऐसा संसाधन जो है तो हमारे पास रखा हुआ, लेकिन उसे यूज करने के लिए तकनीक ही नहीं, उसे यूज करने के लिए तकनीक ही नहीं है, तो ये संसाधन कैसा संसाधन कहलाता है? भंडार संसाधन, भंडारित भरा पड़ा। इसका मतलब चारों को फिर से समझिएगा। संभावित संसाधन, हमारे पास संसाधन है, पता है कि वहां संसाधन है, लेकिन 100% फिक्स नहीं, कितना है कितना मात्रा में, ये संभावना है सिर्फ। ठीक, इसी का दूसरा पार्ट था विकसित संसाधन। मैंने पता है कि यहाँ संसाधन है, गुणवत्ता भी पता है, मात्रा भी पता है, बकायदा सब कुछ हो चुका है, कभी भी हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तीसरा था संचित कोष संसाधन। हमको पता है कि एक प्रकार का भंडार संसाधन ही है, तकनीक भी हमारे पास है, फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं, कभी भी जब इच्छा है यूज कर लेंगे। भंडार संसाधन ऐसा संसाधन हमारे पास पर्यावरण में उपलब्ध है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी है, जिसके वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, भंडारित के रूप में भरा हुआ समुद्र का पानी। ठीक, चलिए, तो ये अगला प्रकार देखेंगे, किसके आधार पर है? इतना ही है, प्रकार से बांटा गया, इतने प्रकारों से ही बांटा गया। कौन कौन थे, एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं। चलिए, संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहला कौन सा था? जैव। उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जैव और अजैव। देख सकते हैं, जैव और अजैव। फिर उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार, फिर उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर ये थोड़ी सी समझाया गया था आपको। फिर स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के, दो यहाँ है निजी और व्यक्तिगत, और दूसरा सामुदायिक। फिर तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसी में वर्जक क्षेत्र भी बता दिया गया। ठीक, फिर अगला बोला गया विकास के आधार पे चार प्रकार के, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन। ठीक, और दो हो गए संचित कोष संसाधन और भंडार संसाधन। ये हुआ संसाधनों का वर्गीकरण आपका खत्म। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन के बारे में कुछ और लाइनें हैं, उनको उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वर्गीकरण थे। अभी तक आपने हमें क्या बताया? हमने बताया कि संसाधन होते क्या, संसाधन की परिभाषा और संसाधन के बारे में हमने कुछ बात की, और संसाधन के वर्गीकरण के बारे में जाना। ठीक, तो संसाधन के वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार के था। तो एग्जाम में आपको किन्हीं के आधार पर लिखने दे सकता है, लेकिन एग्जाम का सबसे फेमस सवाल अभी तक जो बना है, नवीकरणीय और नवीकरणीय, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। ठीक, बाकी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, स्वामित्व के आधार पर या उपयोग के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक, एक बात होती है संसाधन नियोजन। अब यहाँ से उठता क्या है, परिवार नियोजन सुने होंगे, बायोलॉजी जो हमसे पढ़े होंगे, वो परिवार नियोजन के बारे में हमसे पढ़े होंगे। ठीक है, हमारे दो के जो नारे हैं वो परिवार नियोजन में ही गिनती होते हैं।
अब होता क्या है समझिएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण, विवेक का मतलब क्या, दिमाग से, दिमाग से कहने का मतलब क्या, जितना हो उतना ही उपयोग करें, अगली पीढ़ी को ध्यान में रखकर यूज करें, यदि आपको ज्यादा हो गया है तो अपने पड़ोसी को दें, वो भी यूज करेंगे। जैसे मान लो बिहार के पास कोयला है ही नहीं, झारखंड वाले के पास भरा पड़ा है, तो थोड़ी अगर जो दया नहीं करेंगे तो आपको कोयला का दर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे झारखंड वाले कि थोड़े बिहार वाले को भी कोयले दे दे, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि भाई विवेक ठीक ठाक लगा ले, हमको जितना उपयोग है कर ले, बाकी हम कहीं दूसरी जगह भजा ले उसको पैसे के रूप में, उसको देके हमसे कुछ पैसे ले लेंगे। तो वही संसाधनों का सबसे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो पहला लाइन तो आपका यही होगा, सटीक लाइन लिखिएगा, नंबर दे देगा, कहानी खत्म, नंबर लेना है एग्जामिनर से। एग्जामिनर तो 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे देखता है ठीक ठाक। ठीक है, और 2 नंबरिया में पूछता था सीधे 1 लाइन में लिखिए, खुश हो जाएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक, या संसाधनों का सही सही उपयोग, अच्छी तरीके से उपयोग या विदोहन नहीं करना, सही सही ढंग से उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। वही लिखा हुआ है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। अब संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है, किसी भी देश के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों भैया, किसी भी देश के लिए संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। अभी हमने एक कहानी सुनाया था ना, झारखंड के पास तो कोयले हैं, अपने पास तो कोयला है नहीं। अगर जो एक ही देश में रह रहे हैं, झारखंड भी अपने देश भारत देश में ही है, बिहार भी अपने भारत देश में ही है। अब मान लें कोयला वो यूज करे, हमको ना दे, रखे रहेगी, बोले भविष्य में हमारा बाल बच्चा यूज करेगा, जब तक है तो है, दे ही नहीं। और वहां थोड़ा अनाज का पूछता है, तुम अनाज ज्यादा उपजाते हैं बिहार में, अनाज हम दे नहीं तो वो खाएगा क्या, अब कोयला वो दे नहीं तो बिजली बनाएंगे कैसे हम। हमारी एनटीपीसी अपने घर के नजदीक, हमारे घर के आसपास 12 एनटीपीसी पड़ते हैं, थर्मल पावर प्लांट है जो कोयले का इस्तेमाल करके, स्टीम का इस्तेमाल करके, कोयला कोयला जला के वेपर के रूप में कन्वर्ट करता, स्टीम बनाता, स्टीम से बिजली पैदा करता। इसका मतलब थर्मल पावर प्लांट जो है वो कोयले पे का वर्क कर रहे हैं। एक बरौनी में भी प्लांट है जो कोयले पे वर्क करते हैं, अब कोयला वहां आएगा नहीं तो हमारे क्षेत्र में बिजली मिलेगी ही नहीं, पूरा बेगूसराय बढ़िया लखीसराय जोन वाले को बिजली मिलेगी ही नहीं। तो इसका मतलब दया तो दिखानी चाहिए जिस राज्यों के पास कोयला है। तो यही है संसाधन नियोजन किसी भी देश के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है। यदि संसाधन नियोजन नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, देश पूरा विकास नहीं करेगा। जिसके पास संसाधन है वो क्षेत्र पूरा विकास करेगा, जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं विकास कर पाएगा। अगर जो थोड़ा हल्का भी आप ये चाहते हैं कि भारत का सभी कोना विकास करे, इसका मतलब इसके पास संसाधन है वो संसाधन थोड़ी दे, उनके बदले में कुछ दूसरी संसाधन ले ले या कुछ रकम ले ले, लेकिन दे के अगर संभव हो तो फ्री में भी दे, तब देश का विकास संभव है। तो ये लिखा हो संसाधन का नियोजन किसी राष्ट्र के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो भारत में संसाधन नियोजन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अब क्या कर दिया, सबसे पहले आप सर्वेक्षण करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। क्या सर्वेक्षण करेंगे कि कहाँ कहाँ कोयला, मान लो कहाँ कहाँ संसाधन है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के संसाधन कहाँ कहाँ हैं। तो ये तो पहले पहचान कर लेंगे, उसके बाद सर्वेक्षण करने के बाद मानचित्र, गुणवत्ता और मात्रा का आकलन कर लेंगे। सबसे पहला विभिन्न प्रकार के संसाधनों की पहचान कर सर्वेक्षण करेंगे, सर्वेक्षण के बाद मानचित्र बना देंगे कहाँ कहाँ है, गुणवत्ता डिसाइड कर देंगे कि किस क्वालिटी का है, मात्रा डिसाइड कर देंगे कि कितना है। अब ये 3 चीज यदि डिसाइड हो जाएगा तो मांझना क्या हो जाएगा, पहले तो हम पता किए संसाधन कहाँ है, संसाधन पता करने के बाद मानचित्र पर, जैसे मानचित्र पर यदि दिखा देंगे ये अगर जो देश में कोयला है और यहाँ ये राज्य में यदि कोयला है, ये राज्य में कोयला नहीं है, तो मानचित्र पे इंडिकेट रहेगा यहाँ कोयला है, यहाँ कोयला, मान लीजिए यहाँ कोयला है और यहाँ कोयला नहीं है, और यहाँ भी इसके यहाँ भी कोयला है, यहाँ कोयला नहीं है। क्या यहाँ से कोयला देना अच्छा रहेगा, नहीं, इसीलिए इसको यहीं से कोयला दे देंगे। इसका मतलब हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ कोयला है कहाँ कोयला नहीं। जैसे मान लो ये हमारा एक झारखंड, ये हमारा बिहार, और मान लो ये हमारा बंगाल, और ये मान लो उत्तर प्रदेश। ठीक, बंगाल से थोड़ी सी दूर, झारखंड थोड़ी सटी मान लेते हैं, वो है नहीं, वो बात की बात है जो है भी। अब मान लीजिए
कि अब ये जो बंगाल है, बंगाल से यहाँ कोयला क्यों देंगे? नक्शा में जब प्रदर्शित रहेगा मानचित्र में ये नजदीक है, जब ये नजदीक है तो यहाँ से कोयला ले लेगा ये। बिहार यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, जहां से जिसको नजदीक पड़ता है। ठीक बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए सर्वेक्षण करने के बाद मानचित्र और गुणवत्ता पता होनी थी किस क्वालिटी की है। इसको चाहिए अच्छी क्वालिटी की, और ये इसको पता चला इसके पास लो क्वालिटी है, ज्यादा उपयोगी ही नहीं, तो ये भी गड़बड़ा जाएगा। मात्रा भी डिसाइड हो, पता चले कि बंगाल के पास जितनी कोयला है उतना खुद उसको यूज करना, तो बगल वाले पड़ोसी की मदद क्या करेंगे? तो मात्रा भी डिसाइड होनी चाहिए ना, कि मात्रा पता करनी चाहिए कितनी मात्रा में कोयला। अब मान लो झारखंड के पास उतना ही कोयला होता जितना वो उसका पूरा राज्य यूज कर पाता, तो गड़बड़ था, वो किसी दूसरे राज्य को देगा ही नहीं देगा। तो इसका मतलब जहां भी आप सर्वेक्षण होगा, सर्वेक्षण के बाद मानचित्र डिसाइड होगा, गुणवत्ता डिसाइड होगा, मात्रा डिसाइड होगा, फिर नियोजन रेखा तैयार किया जाएगा। नियोजन रेखा का मतलब किसको कहाँ कैसे देना है, क्या नहीं देना है, कब देना है, किस कंडीशन में देना है। और तीसरा, राष्ट्रीय विकास योजना, भोजन संसाधन विकास योजनाओं के मुख्य समन्वय स्थापित करना। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, समझिएगा इस बात को, ये लाइन को, कि जो राष्ट्र की विकास योजनाएं हैं और जो केंद्र की योजनाएं आती है, और राष्ट्र की जो बहुत सारे जो योजनाएं हैं, छोटे मोटे योजनाएं, बड़ी योजनाओं से इंगेज कैसे करेगा। अगर जो मान लो सभी के बीच में समन्वय स्थापित नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो सभी राज्यों के बीच समन्वय स्थापित, एक बार इसी तरह से किसी राज्यों में विवाद हो गया था किसी खनिज को लेके, कि कोई कोई राज्य कह रहा था कि ये हमारे क्षेत्र का खनिज है, हम दूसरे राज्य वाले को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, निकालने नहीं देंगे, ये दूसरे राज्य को हम सप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह का विवाद भी कभी कभी हो जाता है, तो सरकार इस पे समन्वय स्थापित करके बैठेगा, रखेगा। ठीक है, तो संसाधन नियोजन के बारे में इतना जानिएगा। संसाधन नियोजन के बारे में आपको ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछता है, आपको दिमाग में एक ही लाइन याद रखना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। और किसी भी देश के लिए संसाधन नियोजन अति आवश्यक होता है। अगर जो भारत में पूछेगा कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे कर सकते हैं, उनका वर्णन करें, तो आप ये 4 पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, वर्णित हो गया। ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि संसाधन नियोजन आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो एक पॉइंट और देखेंगे। ठीक है, संसाधन संरक्षण। अब संसाधन नियोजन, अगर जो संसाधन है कहीं, तो लगता है कि उसका संरक्षण आवश्यक नहीं है। अगर जो मान लो उसको लूटने लगे, कोई बर्बाद करने लगे संसाधन को, जैसे अपना सब अपना घर में करते हैं, उतना कोयला जल के बिजली बनता है, बॉल पंखा सब जले छोड़ देते हैं, रूम से बाहर निकल जाते हैं, दिन दिन भर ऐसे ही जले छोड़ देते हैं। ठीक है, मोटर का पानी पानी वाली जो मोटर होती है उसके जले छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, पानी पूरा बहता रहता है बाहर नाले में। तो ये सब क्या कर रहे हैं, संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, बिजली बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब हम संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए संसाधन को बचाना क्या है, जरूरी है। संसाधन को क्या करना है, बचाना जरूरी है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, संसाधन संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो अब क्या, सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। देखिएगा कैसे, हमारी जो संस्कृति है, हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, उसमें पेड़ एक बहुत अच्छा संसाधन ऐसे तो आप जान रहे हैं कि पेड़ पौधा एक अच्छा संसाधन है। ऑक्सीजन हम लेते हैं जिंदा रहने के लिए, उसी उसी के लिए वर्षा को भी बैलेंस करने में सहायता प्रदान करता है, मृदा अपरदन को भी रोकता है, फल खाने के लिए हमको पेड़ पौधे से ही मिलते हैं, फूल मिलते हैं। ठीक है, सोने के लिए, गेट बनाने के लिए लकड़ियां वगैरह मिल जाती है, जलाने के लिए लकड़ियां वगैरह मिल जाती है। इसका मतलब पेड़ पौधा हमारे लिए उपयोगी है। तो देखिएगा, इसको संरक्षित करने के लिए पहले ऋषि मुनियों ने, पहले के अपने पूर्वजों ने दिमाग लगाया। जैसे पीपल के पेड़ पे, मन हमारे अनुमान से पीपल के पेड़ पे किसी प्रकार के कोई भगवान तो होते नहीं है, भगवान तो अपने मंदिर में ही निवास करेंगे या सबके हृदय में निवास करेंगे, लेकिन फिर भी लोग शनिवार को पीपल में जल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है पीपल विशालकाय पेड़ है और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करता है, और वो फल नहीं देता है। अगर जो फल और कोई सुगंधित फूल नहीं देता है तो लोग उसको क्यों रखेगा, लोग उसको काट देगा। जब लोग उसको काट देगा तो इसका मतलब इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला, इतना छाया प्रदान करने वाला पौधा कट जाएगा। तो इसे बचाने के लिए अनुमानतः हमारे ऋषि मुनियों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, कि शनिवार के शनिवार इसमें जल देना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते चलते भगवान से जुड़कर एक नियम ही बन गया, जिससे पेड़ पौधे की, पीपल के पेड़ के पौधे को हम बचा पाते हैं। बड़ पूजा, बड़ भी उसी तरह से विशालकाय पेड़ होता है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है, लोगों को छाया प्रदान करता है, लेकिन फल नहीं देता है। तो बड़ पूजा देखोगे, महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो बड़ पूजा करते हैं। तो इनका भी मकसद यही होता है। इसका मतलब संसाधन संरक्षण, संसाधन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। और
हमारी सभ्यता और संस्कृति, हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति इसके विकास के संसाधनों के विकास में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग करने से विभिन्न प्रकार की आर्थिक संस्कृति में पर्यावरण समस्या को जन्म देता है। बात समझिएगा इस लाइन को, ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है। हमने बोला सभ्यता में संस्कृति विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण माने दिमाग मत लगाना, अतिशय माने बहुत ज्यादा विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वे पर्यावरण समस्याओं को जन्म देता है। कैसे जन्म देता है? जैसे पेड़ आप काट दिए, ऑक्सीजन लेवल घटा देगा। जीव जंतुओं को मारकर आप खा रहे हैं, तब इन्वायरमेंट के बैलेंस को गड़बड़ा देगा। इसका मतलब क्या? समस्या उत्पन्न कर रहा है। समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो इन समस्या का समाधान आवश्यक है। अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो संसाधन खतरे में पड़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं इन समस्या का समाधान आवश्यक है, अतः संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो देखिए वही लाइन लिखा होगा, इन समस्या का संसाधन नहीं समाधान आवश्यक है। इस समस्या का समाधान आवश्यक है, अतः संसाधनों का नियोजन वे विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता? संसाधन संरक्षण कहलाता। समझिए अब थोड़ा सा संसाधन संरक्षण को हमारे तरफ से। बात क्या हो रही थी? संसाधन संरक्षण की बात हो रही थी, संसाधन संरक्षण की। सबसे पहली बात, संसाधन संरक्षण की परिभाषा क्या लिखेंगे? सवाल ये उठता है, क्योंकि भैया एग्जाम में पूछ देता है संसाधन संरक्षण की परिभाषा। संसाधन संरक्षण होता क्या, इस बात को समझिएगा। किसी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण एवं बिना किसी प्रकार के संसाधन दूसरे संसाधन को क्षति पहुंचाए या संसाधनों को समस्या होने से बचाने के लिए जो हम तकनीक अपनाते हैं वह क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलिए ये भी छोड़िए, लंबा हो गया, तो सिंपल याद रखिए, संसाधनों को बर्बाद होने से या संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग होने से बचाने के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण के लिए हमारे देश में पूरे विश्व एक्टिव है। संसाधन के संरक्षण के लिए बहुत प्रकार के सम्मेलन भी बुलाए जाते हैं। सम्मेलन तो बहुत सारे सम्मेलन बुलाए गए, ग्लोबल वार्मिंग पे बुलाए गए, CO2 की मात्रा बढ़ रही है उसके लिए बुलाए गए, कैसे पर्यावरण पेड़ पौधे को बचाया जाए उसके लिए बुलाए गए, अलग अलग टॉपिक, जल को बचाने, जल जल ज्यादा जल खारा हो रहे हैं, उन मीठा जल कैसे बढ़े इनके लिए बुलाया जा रहा है। पोल्यूशन वातावरण में बढ़ रहा, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसको कैसे कम कर किया जाए, इसके लिए सम्मेलन बुलाए गए हैं विश्व स्तर पर। भारतीय स्तर पर भी ये सम्मेलन होता है, विश्व स्तर पर भी होता है। ठीक है, इसका मतलब संसाधन संरक्षण क्या है? आवश्यक है। संसाधन संरक्षण की, और किसी भी संसाधन को बर्बाद होने से बचाने के लिए, किसी भी संसाधन का अनुपयोगी होने से बचाने के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, संसाधनों का नियोजन में विवेकपूर्ण उपयोगी क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। मैंने संसाधन संरक्षण का सिंपल सेंस होता है जी, मान लीजिए कोई संसाधन है जिनकी जिनका अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बहुत मात्रा में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण समस्या को जन्म दे देता है। जब अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने ज्यादा अविवेकपूर्ण से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने दिमाग कुछ लगा नहीं रहे, बर्बाद कर रहे हैं। जैसे मोटर का पानी खुला छोड़ दिए, क्या है इसका मतलब? नल का पानी खुला छोड़ दिया, अविवेकपूर्ण उपयोग है, वही बचा के रखते। कोयला जला के छोड़ दिए, कुछ खाना बना ही रहे, गैस जला के छोड़ दिए, कुछ खाना बना ही नहीं रही, हीटर जला के छोड़ दिए, कुछ खाना बना ही नहीं रहे उसके ऊपर, इसका मतलब क्या? अविवेकपूर्ण उपयोग, बर्बाद कर रहे हैं संसाधन को। तो ये क्या बहुत सारे समस्याओं को जन्म देती है, और इससे बचने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। और किसी भी देश के लिए, किसी भी चीज के लिए संसाधन संरक्षण क्या होता है? अति आवश्यक होता है। ठीक है, उसी तरह से ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ, बिहार बोर्ड में कैसे पूछ दिया भगवान मालिक, बिहार बोर्ड में एक बार ये पूछा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझता है?
तो मानवीय तकनीकों शोषणात्मक, ये लाइन सबसे बेहतरीन है, शोषणात्मक तरीकों से दोहन प्रवृत्ति क्या कहलाती है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे मान लो कोई मानव या तकनीक को शोषणात्मक, शोषणात्मक मतलब शोषण, है ज्यादा से ज्यादा वर्क ले रहे हैं, ठीक है, दोहन दोहन कर रहे हैं, दोहन प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। जैसे मान लीजिए झारखंड की कोयला खदान उपयोगी है नहीं, पैसे कमाने के चक्कर में निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, वहां के जमीन को धसा दिए, उस पर ध्यान ही नहीं दिए, भरे ही नहीं, ये क्या हुआ? दोहन हुआ। ये अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे मान लीजिए रोड बनाने के लिए फंड आया, बना ही नहीं, डुप्लीकेट लगा दिए, ये क्या हुआ? दोहन हुआ। ये जो क्या कहलाती है, ये जो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो बोलिएगा मानव तकनीकी शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति क्या कहलाती है? डाकुओं को अर्थव्यवस्था कहलाती है। और एक है सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा है, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ये भी एक बार पूछा है। तो विकास की वह प्रक्रिया जिसको भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, तो ये विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सतत विकास कहलाती है। जैसे मान लीजिए अभी कोई चीज है, जैसे कोयला का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कोयला का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला, कोयला अभी हम पूरा यूज कर लें, कोयले ही खाली यूज करें, यूज करते जा रहे हैं, कोयला से रिलेटेड लकड़ी भी है, लकड़ी हम यूज कर ही नहीं है, चारकोल है उसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं। मान लो खाली कोयला का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, पता चले कि कोयला का खदान तो लिमिट है और इतना ने निकाल लिए कि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। जब हमारे लिए हम ही ज्यादा इतना यूज कर लिए, तो बाल बच्चा बस खाली नाम सुनेगा कि कोयला होता है, लेकिन देखेगा नहीं, क्योंकि आपने सारा यूज कर लिया। जैसे डायनासोर, डायनासोर कहते हैं पूर्वज, देखा होगा, बस नाम सुना होगा। चीता, फोटो में सिर्फ दिखते हैं कि भाई ये चीता है, फोटो में दिखते हैं कि ये डायनासोर है। अब चीता थोड़े कम देखने मिलते हैं, ठीक है, इधर हाल फिलहाल में चीता भारत लाए गए थे अफ्रीका के जंगलों से, ठीक है, लेकिन जनरली चीता कम दिखते हैं, ठीक है, बाघ शेर ये सब थोड़ी कम दिखते हैं, ठीक है। तो अब मान लो जब कम दिखते हैं, इसका मतलब क्या? उनका दोहन हुआ होगा, ठीक। यदि दोहन हुआ होगा तो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखा नहीं गया होगा, ठीक है। तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, वह विकास क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। सतत विकास का मतलब क्या? सिंपल सा, आप इस तरीके से यूज करें कि आपकी अगली पीढ़ी भी उस चीजों को देख सके, कि आप ही पूरा इस्तेमाल करिए, उसके लिए कुछ छोड़े नहीं, कुछ जब छोड़े नहीं तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो सिर्फ नाम जानेगा, देख नहीं पाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये जो लाइन है, ये लाइन अभी आपके नहीं है, अगले क्लास में जितने भी सम्मेलन, एक अलग क्लास में सम्मेलन में चलेगा, ठीक है। और सतत विकास के लिए भी बहुत सारे सम्मेलन बुलाए गए, 5+ सम्मेलन बुलाए गए, बस ये आप जान लीजिएगा, सतत विकास के लिए बहुत सारे सम्मेलन बुलाए गए, लेकिन जो जो सम्मेलन बुलाए गए उसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी लंबा हो जाएगा ये क्लास, इस वजह से अगले में देखेंगे। तो आपने अभी आज क्या क्या पढ़ा, इस बात को एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा संसाधन क्या होता है, फिर पढ़ा संसाधनों का वर्गीकरण, फिर पढ़ा संसाधन नियोजन क्या होता है, तीसरी टॉपिक, फिर चौथा पढ़ा संसाधन संरक्षण क्या होता है, पांचवा पढ़ा डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या होती है, छठा पढ़ा सतत विकास से आप क्या समझते हैं। इतना में अगर जो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी भी चीज को समझने में दिक्कत हो, वीडियो बार बार देखने के बाद भी आपको दिक्कत हो बैक करके, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और एक नंबर आपको लिख देते हैं, आप उस नंबर पर, इस नंबर पे आप डायल कीजिएगा प्रॉब्लम को, ठीक है। एक नंबर आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 73 68 85 30। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो कोई क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट का यदि क्वेश्चन हो, तो आप भेजिए, आपको जवाब 72 घंटे के अंदर एज ए वीडियो से सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो के द्वारा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, हमने क्या बोला, अगर जो आपको कोई सवाल में प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप उसको इस नंबर पे सवाल को व्हाट्सएप करें, इस नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करें, और हमारे द्वारा कोशिश किया जाएगा 24 से 72 घंटे के अंदर आपको वीडियो के रूप में, ऑडियो नहीं, लिख कर नहीं, वीडियो बनाकर आपको दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से उसको समझ सकें, ठीक।
किसी भी चीज का सवाल हो, मैथ का सवाल हो कोई दिक्कत नहीं है, आप भेजिए वीडियो के रूप में बन के मिलेगा। साइंस का सवाल हो आप भेजिए बन के मिलेगा। एसएसटी का सवाल हो आप भेजिए बन के मिलेगा। सिर्फ संस्कृत को छोड़कर, संस्कृत इंग्लिश को छोड़कर किसी चीज का सवाल हो, हिंदी का सवाल हो आप भेजिए, आपको वीडियो के रूप में मिलेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, और हमसे जुड़ने के लिए इस पे कांटेक्ट कर लें 73 68 85 35 30। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, सम्मेलन देखेंगे। ठीक है, ये पहला क्लास था संसाधन का। अब संसाधन के लिए बचाने के लिए जो जो सम्मेलन बुलाए गए थे उनके सम्मेलन के बारे में कल देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।